हेलो एवरीवन, प्रिसीजन एआई में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं ए के अनुरागी। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना को फिनिश किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूल अधिकार के ऊपर है, यानी मौलिक अधिकार पे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अधिकार अधिकार का क्या तात्पर्य होता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे हमारे अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के अधिकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, सांविधिक अधिकार हैं या मानवाधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल राइट, फिर मानवाधिकार, फिर संवैधानिक अधिकार, फिर हम देखेंगे सांविधिक अधिकार। जैसे संवैधानिक अधिकार में आप देखेंगे कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो लेकिन मौलिक अधिकार के चैप्टर में ना हो, उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे कि संवैधानिक अधिकार में आप देखेंगे 326, 301, ये दोनों जो है संवैधानिक अधिकार भी हैं, सांविधिक अधिकार हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। सांविधिक अधिकार वो जो हमें विधायिका द्वारा विधि बना करके जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें सांविधिक अधिकार कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा अगला छोटा टॉपिक होगा, इसी के अंदर मौलिक अधिकार के साथ ही हम डिस्कस करेंगे नागरिकता। नागरिकता को प्राप्त करने के कितने आधार होते हैं, जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से और देशीकरण के माध्यम से देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा इसमें नागरिकता को समाप्त करने की विधियां किस प्रकार के कानून हैं, उनको देखेंगे। प्लस के साथ डिस्कस करेंगे एनआरआई और समुद्र पार के कार्ड होल्डर के बारे में, जो कि पहले था इसमें समुद्र पार के नागरिक। अब इसको 2015 में संशोधन के माध्यम से कर दिया गया, समुद्र पार के कार्ड होल्डर का नाम इसमें रिप्लेस कर दिया गया। फिर इसके बाद जो हमारा मूल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, एक अनुच्छेद 12 के तहत। और यहाँ पे आता है सामान्य। सामान्य में आप देखेंगे कि संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार इत्यादि होना चाहिए, लेकिन 12 के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका ये सब कुछ आता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा देखेंगे अनुच्छेद 13 में। फिर से अनुच्छेद 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको सिर्फली रिप्लाई दूंगा। और आपको कुछ सुझाव या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत, इसको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 के तहत निम्न में से राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, जो कि देख सकते हैं संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। आपको सही उत्तर की यहाँ पे पुष्टि करनी है, जो कि आप देखेंगे जो प्री हुआ है 2023 का। 2023 में जो नया ट्रेंड आया है 2023 का प्री, उसमें से आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है अधिकार। अधिकार पे हम बात करेंगे, अधिकार का क्या तात्पर्य होता है। जैसे कि अधिकार के में कह रहा है न्यायोचित दावा, यानी कि एक न्याय के दायरे में ही एक दावा, जिसके तहत एक सभ्य समाज में व्यक्ति अपने संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये अधिकार की एक छोटी सी डिफिनेशन, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। फिर अधिकार के प्रकार में देखेंगे कि प्राकृतिक अधिकार, यानी कि नेचुरल राइट की बात करें तो वे अधिकार जो प्राकृतिक प्रदत्त, यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं या ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इसे स्पष्ट करें तो कह सकते हैं किसी विशिष्ट विधि या सरकार, यानी कि एक स्पेसिफिक कानून या सरकार या संस्कृति इत्यादि पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम नेचुरल राइट कहते हैं। इसी प्रकार से भारत की न्यायपालिका ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को कुछ नेचुरल राइट की पहचान की है। अगला जो है हमारा है मानवाधिकार। मानवाधिकार में आप देखेंगे कि 1993 में विनय सम्मेलन हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया था, मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट वहीं से निकला हुआ है। उसमें निर्णय लिया गया कि सरकार को मानवाधिकार के बारे में भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। जैसे मानव को मिलने वाला वह अधिकार जिसे
सार्वभौमिक यानी होलिस्टिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विधियों से मान्यता प्राप्त होती है मानवाधिकार के दायरे के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानवाधिकार का इन द सेंस कि अगर आप किसी आप इंडिया में है, अब यहाँ से आप ट्रेवल करके यूएसए गए, तो यहाँ पे भी जो आपको मानवाधिकार के राइट यहाँ पे भी मिल रहे थे, सेम राइट आपको यहाँ पे भी मिलने चाहिए। जैसे यानी कि आपको एयर साफ मिलनी चाहिए, खाना यानी कि फूड में क्वालिटी हो, नेचुरल मतलब जितने भी न्यूट्रिशन हो सब कुछ आपको मिलना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं। हालांकि संविधान में भी हमारे लिखे गए हैं कि आपको अनुच्छेद 21 के तहत एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये मानवाधिकार हो गए। मानवाधिकार हमने डिस्कस किया, नेचुरल राइट हमने डिस्कस किया, फिर इसके साथ साथ हमने अधिकार का तात्पर्य होता है क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। जो कि अब हमारा अगला टाइप है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है लेकिन मौलिक अधिकार के अध्याय से बाहर है। जैसे कि अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार, और अनुच्छेद 301 जो कि एक संपत्ति का अधिकार है। अब ये इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो पहले मूल अधिकार में शामिल था लेकिन इसको संशोधन के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। आप देखेंगे तो ये संवैधानिक अधिकार इस प्रकार से है जो संविधान में उल्लेख दिया गया है लेकिन मूल अधिकार के चैप्टर में ना हो, उन्हें संवैधानिक अधिकार कहते हैं। इसी प्रकार से देखें सांविधिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को तो दिए जाते हैं, उन्हें सांविधिक अधिकार कहते हैं। जिससे कि आप 326 मैंने अभी ही बताया, ये कानून के माध्यम से बना करके राइट दिया गया है लेकिन संविधान में उल्लेख है इसका। फिर ये 326 हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कुलदीप नायर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्णय दिया था मत देने का अधिकार संवैधिक अधिकार है, जो कि पीटी में पूछा गया है, ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि अगर आपको संवैधानिक और सांविधिक में दोनों में से किसी एक को चुनना हो, मोस्ट एक्यूरेट, यूपीएससी हमेशा कहती है कि आपको मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन मोस्ट एक्यूरेट आंसर को पिक करना है। तो सब मोस्ट एक्यूरेट आपका संवैधिक अधिकार होगा, आप इसको हमेशा पिक करके आएंगे और इसी को आप मार्क करके आएंगे। इन केस अगर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप मोस्टली आप संवैधानिक लेकर के ही चलेंगे। अगर दोनों में संवैधानिक और सांविधिक, आप सांविधिक अधिकार को लेकर चलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो हमारा अगला छोटा सा टॉपिक है नागरिकता, नागरिकता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है, इसका किसका संबंध है। इसका संबंध व्यक्ति के जन्म और माता पिता के वंश से होता है, इसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। फिर नागरिकता, नागरिकता में क्या होता है, यह व्यक्ति और राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब किसी देश से है, व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंधों का निर्धारण करती है। कौन सी सिटीजनशिप यानी कि किस देश की सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो कानूनी संबंधों के और आपके व्यक्तिगत और कानूनी संबंधों के बीच के निर्धारण करता है सिटीजनशिप। और फिर इसमें बदलाव या परिवर्तन संभव है। किसी भी देश के जो नागरिक है उन नागरिक वो पूर्णकालिक सदस्य होता है, यानी किसी भी देश का नागरिक वो पूर्णकालिक सदस्य होता है, संबंधित देश उसे राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कह रहा है नागरिक को देश के संविधान के प्रति, देश के संविधान के प्रति श्रद्धा कर्तव्य परायणता प्रदर्शित करनी होती है। नागरिकता की अवधारणा पृथकीकरण के विचार पर आधारित है, यानी कि आइडिया ऑफ इंक्लूजन पर आधारित है। अर्थात आइडिया ऑफ इंक्लूजन का मतलब कि जैसे इसके तहत नागरिक और विदेशियों के बीच में अंतर किया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जो कुछ पीटी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान के भाग दो में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका उल्लेख 5 से 11 तक है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नागरिकता की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। तो आप इसको, इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 में
नागरिकता को संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। इसके माध्यम से ही कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसी के आधार पर 1986, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में संशोधन किए गए हैं। लेकिन नागरिकता जो सिटीजनशिप है ये हमारी संघ सूची का विषय है, तो ये अगेन पीटी के लिए आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है। आई होप आपको क्लियरिटी आ रही होगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए फिर अगला जो हमारा इसी पे एक टाइप है कि जो किस प्रकार से नागरिकता हमें प्राप्त की जा सकती है, उसी में से है कि इस भारतीय संविधान में 5 प्रकार दिए गए हैं, यानी 5 तरीके दिए गए हैं। जैसे जन्म के आधार पर, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिया व्यक्ति, यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिया व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके माता पिता की कोई भी राष्ट्रीयता किसी भी देश की क्यों ना हो, भारत का नागरिक होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 के पूर्व भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, यानी कि मोस्ट अगर आप देखेंगे दोनों हों या कोई एक नागरिक हो और दूसरा भारत में कानूनी तौर पर निवास कर रहा हो। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये वाला पॉइंट है केवल भारत में जन्मा व्यक्ति हो, इसके लिए है भारत में जन्मा व्यक्ति, ये इसके लिए। जो अगला पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति। तो चलिए उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पंजीकरण के माध्यम से, ये यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे पंजीकरण नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका होगा वंश के आधार पे, यहाँ पे वंश के आधार पर होगा। लेकिन नोट में क्या लिखा है, भारत में नियुक्त विदेशी राजनयिक, यानी कि भारत में जो विदेशी राजनयिक होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं उनके बच्चे या शत्रु देश के बच्चे जो जन्म लेते हैं भारत में, अगर विदेशी राजनयिक नियुक्त हुए भारत में ही उनके बच्चे जन्म लिए तो इस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पर देखें तो देखते हैं 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत से बाहर, भी हमने पहला पॉइंट देखा था जन्म के आधार पर वो भारत के अंदर था, यानी भारत के भीतर। अब पंजीकरण के माध्यम से ये भारत से बाहर की बात कर रहा है। भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है यदि माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 के पूर्व भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति नागरिक हो सकता है, भारतीय नागरिक हो सकता है यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये भी आप यहाँ पे सिंपल पॉइंट दे सकते हैं। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब भारत के वाणिज्य दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के भीतर अपना पंजीकरण कराया हो। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि अगर 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो गई हो या उससे अधिक हो गई हो तो क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में सरकार से विशेष अनुमति ली जाती है, फिर इसके बाद वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। आई होप आपको पंजीकरण यहाँ पे वंश के आधार पर भी आपको क्लियर हुआ है। अभी तक हमने जन्म के आधार पर देखा, वंश के आधार पर देख लिया, फिर इसके बाद हम देखेंगे पंजीकरण के माध्यम से किस प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति
जो आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो आवेदन करने यानी सिटीजनशिप को अप्लाई करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। फिर दूसरा आधार क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करता है और आवेदन करने से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अगला आधार कह रहा है, कोई भी वयस्क व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, उनको भी आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। फिर पंजीकरण के दौरान नागरिकता प्राप्त करने पर देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन पीटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है उसे देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ शपथ लेनी होती है। तो आई होप आपको ये पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जाती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन अगर हमारा अगला टाइप है वो है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर, जिसे भारत सरकार देशीकरण के जब भी नागरिकता दी जाती है सिटीजनशिप किसी भी नागरिक को दी जाती है उससे संबंधित भारत सरकार प्रमाण पत्र जारी करती है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को डिस्कस करते हैं, जैसे व्यक्ति कानूनी तौर पर भारत में रह रहा हो और दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी हो, यानी कि भारत सरकार के पास का डेटा हो कि वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता को उसने त्याग दी है तो ये यहाँ भी प्राप्त कर सकता है। ये एक शर्त होगी। फिर दूसरा कह रहा है अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो और 8वीं अनुसूची में, यहाँ पे जो अगला आधार है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए और 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं, आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक का जानकार यानी उसे जानकारी हो, पढ़ लेता हो, लिख लेता हो और बोल भी लेता हो, ये तीनों आधार दिए गए हैं। फिर भूमि अर्जित करने पर नागरिकता, जैसे कि भारत सरकार ने जब पुदुचेरी को अधिग्रहण दिया था तब उसमें नागरिकता प्रदान की जाती है, तो ये देशीकरण के माध्यम से दी जाती है। जब कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में हो, जैसे कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में हो, भारत में रह रहा हो और आवेदन से पूर्व 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो। भारत सरकार की सेवा को, जैसे कि आप देखेंगे कि आईएएस, आईपीएस, ये जो अखिल भारतीय आईआरएस, अब ये देखेंगे जो अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं हैं उसमें से कुछ देशों के लिए भी आरक्षित होती हैं, आप वो उसे देख सकते हैं। तो उनको उनके अधिकारी अगर आप ज्वाइन करना चाहें भारत की नागरिकता को तो ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नागरिकता को समाप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं या कैसे कानून है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जब भी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पूर्ण जानकारी से स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देता है तो वहाँ का व्यक्ति जो है वो जो भी त्यागेगा वो वहाँ का नागरिक नहीं रह जाता है। जैसे इसको क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध के समय संबंधित निर्णय को अगर कहता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्यागता हूँ तो उसे युद्ध के समय, अगर उस समय युद्ध चल रहा है किसी देश के साथ, भारत असंगत है युद्ध के समय, तो उस इस निर्णय से रोका जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर समाप्त करना है, यानी कि जैसे स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, किसी व्यक्ति ने अपनी जानकारी पूर्ण बिना किसी दबाव से स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर ली है तो वहाँ पे नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। फिर अपदस्थ करना यानी कि परेशान करना, इसको आप कह सकते हैं। जैसे धोखे से नागरिकता प्राप्त किया है उस व्यक्ति ने और संविधान के प्रति भक्ति नहीं है और गैर कानूनी तरीके से शत्रु देश के साथ संवाद कर रहा है तो यहाँ पे उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, पंजीकरण देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को 5 वर्ष के भीतर ही 2 वर्ष के लिए, सॉरी यहाँ पे नागरिक होगा, यहाँ पे नागरिक को 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के लिए कारावास में जाता है और 7 वर्षों से देश के बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नागरिकता को समाप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। देख सकते हैं प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। ये अगेन पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है।
9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे समुद्र पार का भारतीय वह होता है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक ना हो और विदेशों में रहता हो, उसे समुद्र पार का भारतीय नागरिक कहा जाता है। लेकिन 2015 में संशोधन के माध्यम से समुद्र पार शब्द को हटा करके समुद्र पार के कार्ड होल्डर रखा गया था। तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। हमारा मूल टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार का। यहाँ से हमारा मूल टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, भारत के संविधान में भाग 3 में और 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है, जो कि आप इसको याद रखना है, इसको 12 से 35 तक। और भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मौलिक अधिकारों की विशेषता या प्रकृति क्या होती है? ये सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। इन्हें स्थगन एवं संशोधन संभव है, यानी कि इसमें इनका स्थगन भी होता है और संशोधन हो सकता है। सामान्य और आपातकाल दोनों स्थिति में ये संभव है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, संवैधानिक संरक्षण तथा न्यायपालिका को व्याख्या करने का अधिकार है, यानी कि इसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है और जो हमारी भारत की न्यायपालिका है वो इसका मतलब व्याख्या करती है। जब भी कोई केस आता है तो मूल अधिकार के बारे में पूरा ओवरऑल इसके पास राइट है, जो कि न्यायपालिका इसको पूरा विस्तार से डिस्कस करती है और अपना निर्णय रखती है। कुछ अधिकार राज्य के भी विरुद्ध भी हैं, कुछ अधिकार जो है व्यक्ति के भी विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। हमारे मूल अधिकार में असीमित अधिकारों का अभाव है, यानी किसी भी वर्ग के पास आप देखेंगे या किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के पास भी आप देखेंगे तो उन्हें असीमित राइट नहीं दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारे संविधान की प्रकृति और विशेषताएं। अब आते हैं अनुच्छेद 12 पे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, लेकिन राज्य की परिभाषा को दो आधार में देखा जाता है, एक सामान्य अर्थ में और देखा जाता है अनुच्छेद 12 के तहत। तो सामान्य अर्थ में कब कहा जाता है? जब संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग और सरकार, ये सारी चीजें जब होती हैं तो उन्हें सामान्य अर्थ में राज्य कहा जाता है। एक बार पीटी में पूछा भी गया था। और जब अनुच्छेद 12 के तहत बात होती है तो अनुच्छेद 12 के तहत चार चीजें आती हैं, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, इसके साथ साथ स्थानीय निकाय जैसे पंचायत हो गए, नगर निगम हो गए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको चौथे पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अन्य संस्थाएं दे रखा है, यानी कि अन्य संस्थाएं कैसे हमें मालूम चलेंगी? इसके लिए 1981 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अजय हालिया बनाम खालिद मुजीब की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें निर्धारित की थी, जिनकी संतुष्टि पर कोई संगठन हो या प्राधिकरण हो, इसके दायरे में जब ये संतुष्टि पूरी हो जाती है, जब इन्हीं शर्तों के दायरे में देखा जाता है कि वो राज्य की परिभाषा में आता है कि नहीं, या उसको लाया जा सकता है कि नहीं, तो देखते हैं कि हमारी अन्य शर्तें कौन सी हैं। आई होप आपको ये अनुच्छेद 12 क्लियर हो गया होगा। मैंने यहीं से एक आपको स्टार्टिंग में प्रश्न भी पूछा था, जो कि आप देख सकते हैं। ये निम्न शर्तें कौन कौन सी हैं? जैसे कि आप पहले देखेंगे कि निगमों की संपूर्ण पूंजी, कोई भी निगम हो उनकी संपूर्ण पूंजी राज्य के द्वारा स्वामित्व हो, राज्य का उसमें स्वामित्व हो। और फिर दूसरा वो कह रहा है निगमों के संपूर्ण खर्च, यानी कि पूरे खर्च में राज्य हेतु, संपूर्ण खर्च हेतु राज्य की वित्तीय सहायता, यानी कि राज्य का वित्तीय सहायता भी हो, तो वो भी एक अनुच्छेद 12 के तहत आता है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है राज्यों के द्वारा निगमों को एकाधिकार दिया गया हो, वो भी आता है राज्य की परिभाषा के तहत अनुच्छेद 12 के तहत। ये जरूर आपको याद रखना है। फिर अगर कोई भी निगम लोक महत्व के कार्य कर रहे हो और सरकारी कार्यों के निकट संबंध रख रहे हो, वो भी अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य की डिफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर सरकार का कोई भी विभाग अगर निगम को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है, उसे दे दिया गया है देख रेख करने के लिए, वित्तीय और भी बहुत सारे काम होते हैं, अगर उनको स्थानांतरित कर दिया गया है तो ये भी किसी संगठन पर राज्य का नियंत्रण हो, और ये भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत आता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ शर्तें देखी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसीआई और एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। आपको बीसीसीआई आई होप आपको पता होगा, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा है शायद आपको ना पता हो, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी एक एनजीओ है। फिर आप देखेंगे पहला केस देखा है 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है रूपक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होती है। लेकिन जब यही निर्णय 2015 में आया कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायपालिका का जो प्रशासनिक कार्य होता है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब इसकी गतिविधि न्यायिक होती है तो वह राज्य के परिभाषा के तहत नहीं आता है, यानी कि इससे अलग होता है, पृथक होता है। ये हो गया। फिर इसके बाद सत्यमला शर्मा केस 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मतलब गैर वित्त पोषित निजी अल्पसंख्यक संस्थान है वो राज्य की परिभाषा के तहत अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपको जितना भी मैंने पूरा अभी तक बताया है आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा दे रखी है। न्यायिक समीक्षा, इसके तहत 4 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है। विधि यानी कानून को शामिल किया गया, जैसे विधायिका द्वारा निर्मित विधि, ये स्थायी विधि कहलाती है। फिर अध्यादेश, ये अस्थायी कहलाती है। कार्यपालिका के नियम या आदेश, फिर इसके बाद जो रीति रिवाज, रूढ़ियां और परंपराएं हैं वो हो गए। फिर अनुच्छेद 13(1) और 13(2) ये आच्छादन का सिद्धांत से संबंधित होती है। अनुच्छेद 13(2) पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अब देख लेते हैं आच्छादन का सिद्धांत क्या है और पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, फिर हम अपने आज की क्लास की ओर मतलब अगली क्लास की ओर अग्रसर होंगे। अभी हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त होगा। अगली क्लास में हम अनुच्छेद 14 से बात करेंगे। आच्छादन के सिद्धांत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये कोई कानून है, ये जो यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि ये कोई कानून है जो विधायिका के द्वारा बना के हमें प्रोवाइड किया गया है। ये कोई कानून है, लेकिन यही कानून जो मूल अधिकार पे असंगत है, यानी कि इसका कुछ भाग मूल अधिकार से असंगत होता है। जैसे कि ये इतना भाग जो है इसी कानून का मूल अधिकार से असंगत हो रहा है, तो इसका क्या किया जाएगा, आच्छादन के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ये ढक दिया जाएगा, ये आधा जो कानून है ये ढक दिया जाएगा और बाकी जो शेष कानून है ये जो है उसी प्रकार से लागू रहे। आच्छादन के सिद्धांत से। अब पृथक्करीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, जब भी कोई कानून, जैसे कि मान लीजिए पूरा कोई कानून है, ये कानून कोई असंगत है, फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है असंगत है, यहाँ पे लिखा भी है फंडामेंटल राइट पर असंगत है, इसमें क्या किया जाएगा, या तो इस कानून को जितना भाग ये असंगत है इसको समाप्त कर दिया जाएगा या इस कानून से हटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं पृथक्करणीयता, यानी कि अलग करना। पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका अब टाइमिंग हो गया आंसर का। चलिए क्वेश्चन में हमने बात किया था, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत निम्न में से राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 12 के तहत। अनुच्छेद 12 के तहत हमने देखा था एक दो स्थिति होती है, एक तो सामान्य स्थिति होती है, एक सामान्य स्थिति होती है और एक अनुच्छेद 12 के तहत। 12 के तहत हमने देखा था संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका और जो विधायिका होती है, फिर इसके बाद राज्य की, फिर स्थानीय हमने देखा था, फिर अन्य संस्थाएं। फिर जो सामान्य में हमने देखा था संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, ये हमने सामान्य में देखा था। तो अब देखेंगे संप्रभुता। तो संप्रभुता तो यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि ये सामान्य पे हमने डिस्कस किया था। इस सामान्य में न्यायपालिका, न्यायपालिका हमने अभी डिस्कस किया कि जो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ का केस था 2015 वाले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि न्यायपालिका का जो प्रशासनिक कार्य जो होगा वो राज्य के दायरे में आएगा, राज्य के दायरे में आएगा, लेकिन जो न्यायिक गतिविधि राज्य की परिभाषा से बाहर होगा, यानी कि अनुच्छेद 12 से बाहर होगा। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो जाता है सही। फिर कह रहा है सरकार,
सरकार भी हमने देखा था, ये भी सामान्य के दायरे पे ही आता था। सामान्य में जो हमने डिस्कस किया था, सामान्य में जो राज्य की परिभाषा, सरकार, विभाग, जनसंख्या, संप्रभुता। फिर अगला कह रहा है, तो यानी कि ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। जी हमने ये भी डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 12 के तहत संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और विधायिका भी आती है। तो ये भी सही है आपका और दूसरा सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं एक जो न्यू ट्रेंड जो अभी चल रहा है यूपीएससी के द्वारा, न्यू ट्रेंड जो फ्री हुआ है 2023 का, यूपीएससी प्री 2023 का हुआ है, इसी पैटर्न में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं बेसिक से ही आपका ये यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही एक न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी तक आपने मतलब वो इसका नोट्स नहीं बनाया तो इसको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको मैं पूरा कवर कराऊंगा, पॉलिटी को मैं पूरा कवर कराऊंगा। फिर इसके बाद जो हमने इकोनॉमी स्टार्ट की है उसको भी कवर कराऊंगा। अभी मेरा मैथ जो सी सेट वाला जो पोर्शन है, मैथ को मैं थोड़ा भी डिले किया हूँ, क्योंकि उस पर देख रहे हैं आप जो यूपीपी सॉरी यूपीएससी जो 2023 वाला जो पेपर हुआ उसमें कुछ केस वगैरह चल रहा है कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, उसमें कुछ केस चल रहा है। इसके कारण हो सकता है मे भी एक चांस है कि जो कट ऑफ है वो 33% की जगह 23% की जाए, जो कि क्वालिफाइंग होता है। 33% लाना अनिवार्य होता है सी सेट में, उसको 23% लाया जाए, इसलिए मैंने अभी सी सेट को रोक के रखा है। जब जैसे ये क्लियर होगा हम अपनी सी सेट की क्लासेस को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।